अप्रैल 1912 में दुनिया का सबसे उन्नत जहाज कुछ ही घंटों में समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन क्या ये महज एक दुर्घटना थी? नए जीवन के सपनों के साथ उस जहाज पर सवार हुए 2200 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में से 1500 अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा जाने वाले थे। ये सब कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। इस आपदा से पहले ये जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। 269 मीटर लंबा ये जहाज समुद्री क्षेत्र में उपलब्धि का चरम था। इसके निर्माण में आज के हिसाब से लगभग $400 मिलियन का खर्च आया था। उस चौंका देने वाली कीमत और बेजोड़ आकार ने एक बेहद खतरनाक भ्रम पैदा कर दिया था। जनता, मीडिया और कंपनी के मालिक सभी मानते थे कि इतनी विशाल और महंगी मशीन कभी खराब हो ही नहीं सकती। अंदर यात्री एक तैरते हुए महल में प्रवेश करते थे। इस जहाज में गर्म पानी के स्विमिंग पूल, तुर्की स्नान घर, स्क्वैश कोर्ट और अलंकृत लकड़ी की पैनलिंग वाली दीवारें थीं। डिजाइनरों ने सावधानी के व्यावहारिक पहलुओं की तुलना में विलासिता की सुंदरता को प्राथमिकता दी। ये क्रॉस सेक्शन उस मूल यांत्रिक कारण को दर्शाता है जिसके कारण सभी को लगता था कि जहाज अजीब है। जहाज के ढांचे में दोहरी तली थी और इसे 16 जलरोधी डिब्बों में विभाजित किया गया था। गणितीय गणना के अनुसार 4 हिस्से पूरी तरह से जलमग्न होने पर भी जहाज सुरक्षित रूप से तैरता रहेगा। व्हाइट स्टार लाइन के लिए पहली यात्रा विपणन का एक शानदार अवसर था। चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमे ने अपने दल पर दबाव डाला कि वे अटलांटिक महासागर को मात्र 6 दिनों में पार कर ले, जो एक रिकॉर्ड तोड़ गति थी और जिसका मकसद सुर्खियों में छा जाना था। गति और जनसंपर्क के प्रति इस अथाह जुनून ने नेतृत्व को पूरी तरह अंधा कर दिया। कप्तान ने तो आपदा वाले दिन निर्धारित लाइफ बोट सुरक्षा अभ्यास को ही रद्द कर दिया, क्योंकि प्रबंधन का मानना था कि ये उनके रिकॉर्ड तोड़ गति से ध्यान भटकाने वाली अनावश्यक चीज होगी। 14 अप्रैल को हालात बेहद खतरनाक हो गए। अमेरिका जाने वाला अटलांटिक मार्ग बर्फ के विशाल पहाड़ों से बुरी तरह भर गया था। ये तैरते हुए खतरे ठोस स्टील को भी आसानी से तोड़ सकते थे। दिन भर आसपास के जहाजों ने अपने रास्ते में भारी बर्फ के बारे में 7 अलग-अलग रेडियो चेतावनियां भेजी, लेकिन नेतृत्व ने उन्हें सक्रिय रूप से दबा दिया। जब कप्तान ने इसमें को इन गंभीर चेतावनियों में से एक सौंपी, तो उसने चालक दल को गति धीमी करने से रोकने के लिए कागज को तुरंत अपनी जेब में रख लिया। आगे अंधेरे पानी में बढ़ते खतरे के बावजूद जहाज 21.5 समुद्री मील लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा। पर्यावरणीय खतरे स्पष्ट थे, लेकिन चालक दल की प्रतिक्रिया कंपनी के दबाव से प्रभावित थी। उन्होंने गति के कठोर भौतिक नियमों का सम्मान करने के बजाय एक सख्त समय सारणी का पालन करना चुना। रात 11:39 परिस्थितियां बेहद भ्रामक थीं। घोर अंधेरी, चांद रहित रात थी और दृश्यता लगभग शून्य थी। बर्फीली हवा से पहरेदार की आंखों में पानी आ गया, जिससे ऊपर बने चौक में मौजूद लोग लगभग अंधे हो गए। अचानक एक परछाई ने तारों को ढक लिया। 200 फीट ऊंची और 400 फीट चौड़ी बर्फ की एक दीवार, जो एक फुटबॉल मैदान के आकार की थी, ठीक सामने प्रकट हो गई। पहरेदार ने घबराकर 3 बार चेतावनी की घंटी बजाई। पुल पर मौजूद अधिकारियों ने तेजी से बाएं मुड़ने का आदेश दिया, लेकिन 50,000 टन से अधिक वजन वाली कोई वस्तु जो पूरी गति से चल रही हो, वह अचानक नहीं मुड़ सकती। रात 11:40 जहाज का दाहिना अगला हिस्सा 10 दर्दनाक सेकंड तक हिमखंड से जोर से रगड़ता रहा। अत्याधुनिक डिजाइन के वर्षों, हजारों श्रमिकों और करोड़ों डॉलर की मेहनत महज 10 सेकंड की बर्फ खुरचने की प्रक्रिया से पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये पतवार आरेख उस 10 सेकंड की खुरचने की प्रक्रिया की घातक गणितीय त्रुटि को दर्शाता है। इस टक्कर से पतवार में छेद हो गया, लेकिन इससे भी बुरा ये हुआ कि इसके 6 जलरोधी डिब्बे पानी से भर गए। इससे कथित तौर पर अटूट डिजाइन की 4 डिब्बों वाली सुरक्षा सीमा तुरंत पार हो गई। डेक पर यात्रियों ने शुरू में यह मानने से इनकार कर दिया कि जहाज डूब सकता है। इसी झूठे आत्मविश्वास के कारण 65 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई शुरुआती लाइफ बोटों को केवल 28 लोगों के साथ ही पानी में उतारा गया। फिर आया सबसे बड़ा विश्वासघात। महज 37 किलोमीटर दूर एसएस कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज पूरी तरह स्थिर खड़ा था और इतना करीब था कि डूबते हुए डेक पर मौजूद यात्री क्षितिज पर उसकी रोशनी देख सकते थे। डूबते जहाज के चालक दल ने हताशा में रात के आसमान में ऊंचे रॉकेट दागे। कैलिफोर्नियन के चालक दल ने ठीक वही विस्फोट देखे, लेकिन उनके कप्तान ने रॉकेटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि अमीर यात्री बस एक बड़ी पार्टी मना रहे हैं। बर्फ ने जहाज की पतवार को छेद दिया, लेकिन पर्याप्त लाइफ बोटों की भयावह कमी और पास के पर्यवेक्षकों की घोर उदासीनता ने पीछे छूटे लोगों के भाग्य को निर्धारित कर दिया। रात के 2:20 तक पानी से लथपथ जहाज के भारी वजन ने उसके अगले हिस्से को पानी के नीचे खींच लिया, जिससे उसके विशाल पिछले प्रोपेलर हवा में बहुत ऊपर उठ गए।
ये शारीरिक तनाव असहनीय हो गया और जहाज हिंसक रूप से दो हिस्सों में टूट गया। सतह से 3,800 मीटर नीचे घोर अंधेरे में पड़े मलबे को खोजने में 70 साल से अधिक का समय लगा। आधुनिक 3D सोनार स्कैन से अंतिम क्षणों की भीषण भौतिक परिस्थितियों का पता चला है। जब जहाज का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हुआ, तो वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वामावर्त दिशा में सर्पिलाकार गति से नीचे की ओर गिरने लगा। प्रचंड जलगतिक बलों ने नीचे गिरने के दौरान डेक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और अंत में धातु समुद्र तल से जा टकराई। ये फ्लोर प्लान एक सदी पुराने मिथक को गलत साबित करता है। बचे हुए लोगों का दावा था कि हिमखंड ने किनारे पर 300 फुट लंबी एक विशाल दरार पैदा कर दी थी। लेकिन अत्याधुनिक विश्लेषण से साबित होता है कि असल में नुकसान सिर्फ सूक्ष्म दरारों की एक श्रृंखला थी। कुल मिलाकर खुला स्थान मात्र 11 वर्ग फुट था। लगभग 40 करोड़ डॉलर की लागत से बनी एक विशाल इंजीनियरिंग परियोजना मात्र 11 वर्ग फुट के खुले क्षेत्र में हुए नुकसान के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। घटना के तुरंत बाद पानी में फंसे 1,500 लोग डूबे नहीं, बल्कि कुछ ही मिनटों में तीव्र हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना से उनकी मृत्यु हो गई। उस रात समुद्र का तापमान जानलेवा -2 डिग्री सेल्सियस था और आज एक जैविक खतरा अंतिम सबूतों को मिटा रहा है। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले विशेष बैक्टीरिया तेजी से लोहे के ढांचे को खा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक ये ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। समुद्र जल्द ही टाइटैनिक को दूसरी और अंतिम बार निगल जाएगा और इसके सारे रहस्य अंधेरे में समा जाएंगे। अगर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज मात्र 10 वर्ग फुट से थोड़े से नुकसान और इसके निर्माताओं के घमंड के कारण डूब सकता है, तो आज हम किन अन्य अटूट विशाल जहाजों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं?